महिला अधिकार को लेकर आज बहुत तेज़ी से बातें हो रही है और ख़ासकर सोशल साइट्स पे उनके अधिकार के लिए उनकी अपनी जो उनकी शोषण की कहानी है, उनके साथ जो गैरबराबरी हुआ है और जो अभी भी हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और ख़ासकर महिलाएं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफल हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, वो प्रखर तरीके से इन बातों को लिख रही हैं और समाज में कुलबुलाहट सी है। अब हर इशू पे बात होने लगी है। मेरे साथ शोभा समी हैं, जो फेसबुक पे मैं जितना इनको जानता हूँ, पेशे से पत्रकार भी हैं, लेकिन फेसबुक पे मैं इनका लिखा पढ़ा है, देखा है, जो भी ये लिखती हैं उसमें बहुत चुभन होती है। एक मर्द के तौर पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चुभन होगी, और जब एक महिला पढ़ती होंगी तो उसे बहुत ताकत मिलती होगी। तो फेसबुक पे बहुत तरह के लोग हैं, कोई अपनी फ़ोटो शेयर करता है, कोई अपने बारे में बताता है, लेकिन शोभा से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो समाज में जो जो हो रहा है, महिलाओं के साथ जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करती है। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो सोशल साइट्स ने जो एक आपको मौका दिया है, आपको जो एक उसने प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी बातों को कहिए, तो उससे क्या बदल रहा है, समाज पर उसका कितना असर हो रहा है और इनकी क्या सोच है और क्या समझ है, इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हम शोभा के पास आए हैं और यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल साइट्स का महिलाओं के जो सशक्तिकरण का की जो चर्चा होती है उसमें कितना योगदान है। शोभा, आप लगातार पेशे से पत्रकार हैं और फेसबुक पे लिख रही हैं, तो कुछ असर दिख रहा है उसका? सीधे तौर पे ऐसा असर तो नहीं कि आपने जो बात कही है या लिखी है वो उसका कोई मेजर नहीं कर सकते हैं कि उसका इतना असर हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि असर दिखता है क्योंकि ये जो वर्चुअल दुनिया है, मतलब ये जो सोशल साइट्स हैं सारी, ये इस कदर हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं कि उसका अच्छा बुरा हर तरीके का असर हम पर हो रहा है। तो डेफ़िनेटली जो सारी बातें हम उस पर लिखते हैं, लोग उस पर गौर तो करते हैं कि क्या लिख रहे हैं। और जैसे मुझे अभी आपकी बात सुनते सुनते ही एक इंसिडेंस याद आया कि जैसे हिंदी में लिखने वालों में और महिलाओं की अगर बात करें तो मनीषा पांडे ने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। हज़ारों हज़ार लड़कियां उनसे इंस्पायर होती थी। और अगर आप असर की बात करें तो जैसे मनीषा पांडे ने एक अपनी ट्रिप डाली थी कि वो केरल में है और अकेले एक्टिवा से घूम रही हैं। सो यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी, लेकिन जब मैं पुणे गई तो मैंने पूरा अकेले, जो शहर है पुणे, वो वैसे ही एक्टिवा पर फिर घूमा। मैंने अपनी दीदी से कहा कि चाबी दीजिए और मैंने पूरा शहर छान मारा। तो ऐसा ही होता है, आप एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन मिलती है आपको, वो चैलेंज मिलता है आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि हम शायद उस आदमी के पास लौट कर जाते भी नहीं हैं ये कहने के लिए कि हमने आपको पढ़ा और हमको वो प्रेरणा मिली, लेकिन ऐसा है कि लोग चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं और कर रहे हैं वो सारा काम। महिला इशू पर आप लिखती हैं, दहेज को लेकर लिखती हैं, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, जो गैरबराबरी है, उस पर आप लिखती हैं। तो क्या लगता है कि एक जो सोशल साइट्स है उस पर लिखने के बाद एक अपने आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और दूसरा उससे जो समाज में बदलाव हो रहा है, जैसे आप खुद किसी से प्रभावित हुई, तो उसका असर किस तरह से हो रहा है? कुछ तेज़ी से असर दिख रहा है आपको? मुझे लगता है बहुत अच्छा असर है। और ये कि मुझे सेटिस्फेक्शन की अगर जो बात है तो देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर हमेशा से लोग लिखना चाहते थे, हाँ, यंग लोग। लेकिन क्या होता था कि जैसे अगर आप देखेंगे कि जो बड़ी पत्रिकाएं हैं या अखबार हैं या बड़ी जो नामी वेबसाइट्स हैं, वो नए लोगों को हमेशा से सिरे से खारिज कर देते हैं, या ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये उस स्तर का नहीं है, इसमें ये एडिटिंग होनी चाहिए या इसकी जुगाड़ लगवा लो। सोशल साइट्स ने वो आपको जगह दी है कि कोई भी आदमी जो अपनी बात कहना चाह रहा है वो कह रहा है। सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और उसका असर ये है कि आपको दिखता है कि लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे लिखते हैं तो 1500 लोग उसको पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। और कई बार वो सीधे सीधे आपसे सोशल मीडिया पर बात नहीं करते, लेकिन आपको फ़ोन करके बात करते हैं, या कई बार आपसे उस कमेंट पर बात नहीं करेंगे लेकिन इनबॉक्स में अपनी कहानियाँ बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या लड़कियाँ लड़के दोनों हैं, तो जिन चीज़ों पर आप लिखते हैं तो वो फिर आके इनबॉक्स पर आपसे बात करते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ मेरे साथ भी घटी थी। और या ये कि कई बार लोग आके लिखते हैं कि ये कहते हैं कि शोभा, तुमने वो बात कह दी जो मेरे मन में थी। सो इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन कि मतलब आप वो बात कह रहे हैं जो लोगों के मन में है। तो यही वो सेटिस्फेक्शन है और वो इंस्पिरेशन भी है कि आप लगातार लिखें। जब आपने वो वाली पोस्ट लिखी थी जो जो शाखा की स्कूल है उसकी जो स्थिति बताई थी, तो इस तरह के पोस्ट पर उसके अपने खतरे भी हैं। आजकल तो बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, किसी को भावना आहत करने के नाम पर, तो किसी को महिलाओं को चरित्र हनन जैसे आरोप लग रहे हैं। तो वो जो स्पेसिफिक आपका पोस्ट था, तो उसके बाद कोई डर भी आता है मन में कि इस तरह से लोग फेसबुक पर आके गाली गलौज भी करते हैं, तो एक डर भी महसूस होता है?
डर तो है ही, होता ही है, और उसके अपने खतरे भी हैं, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट जब आप लिखते हैं तो ऐसा है कि जैसे अगर आपने सरस्वती के खिलाफ लिखा, तो जो लोग राइट विंग के हैं या जो उस तरह की विचारधारा के आसपास भी हैं, तो वो सारे लोग पर्सनली ऑफेंड हो जाते हैं उन चीज़ों से, और उसके फिर उन दोस्तियों के खतरे हैं, फिर आपकी नौकरियों के खतरे हैं कि कोई आदमी आपको सिर्फ, या कोई औरत, कोई भी जो भी इस विचारधारा का है, वो आपको सिर्फ इसलिए भी खारिज कर सकता है कि वो उसके लिए लिखती है या उस तरह का लिखती है। तो ऐसा होता है, और ऐसा मुझे कहीं ना कहीं से डायरेक्ट पता भी चल जाता है आपको कि ऐसा हुआ है। और जैसे अगर आपने स्कूल के बारे में लिखा, तो जो जो लोग स्कूल से जुड़े हुए थे, या जैसे मेरे खुद प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, और बहुत सारे दोस्त थे जो नाराज़ हो गए, बहुत सारे दोस्त, या जो बहुत सारे संपादक भी हैं, वो भी ऐसे हैं जो जिन्होंने नौकरी के लिए मुझे ऑफ़र नहीं किया, जो मुझे इनडायरेक्टली पता भी चल गया कि क्योंकि आपने लिखा था उस तरह का, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो जरा वैसा लिखती है टाइप। सो इट हैपन्स। तो डर तो होता तो ही है। क्या लगता है आपको कि अभी भी वैचारिक रूप से हम अपनी बात कहें तो उसके सामाजिक खतरे हैं, नौकरी हो या फिर उठना बैठना हो, घर में भी तो लोग उसको पढ़ते होंगे, तो घर वालों का भी कोई दबाव रहता है कि तुम सैनिटरी पैड के बारे में लिख रही हो, तुम बड़ा पैंटी लिख रही हो, तुम लड़कों की तरह बर्ताव कर रही हो, बाइक चलाती हो, सिगरेट पीती हो सरेआम। तो इस तरह के घर में भी तो एक दबाव झेलना पड़ता होगा, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो लिख रही हैं और घर वाले भी जानते होंगे। हाँ, डेफिनेटली ये है, और घर से भी दबाव होता ही है, लेकिन मतलब एक बात वो होती है ना कि आपको चुनना होता है। तो जैसे जब मैंने स्कूल की बात लिखी, तो मेरी माँ बहुत बहुत भावुक हो गई, और उन्हें बहुत बुरा लगा कि तुम 10 सालों से स्कूल से पढ़ी, तुम ऐसा कैसे लिख सकती हो। तो उन्होंने कहा कि तुमको बहुत सारी चीज़ें लिखनी चाहिए थी, पर तुमको स्कूल पर नहीं लिखना चाहिए था। तो फिर मैंने उनको समझाया, और मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं होता है, और अगर आप पत्रकारिता की बात करते हैं, या थोड़ा बहुत भी लिखने के लिए, और स्ट्रांगली अपनी बात कहने की बात करते हैं, तो आपको लिखना चाहिए उस बारे में। तो वो काफ़ी दिनों तक नाराज़ रही, महीना 2 महीना, या जब नेशनल दस्तक ने भी वो खबर छापी, तो वो एक बार फिर नाराज़ हुई, उन्होंने फ़ोन पर एक बार फिर मुझसे बातचीत की। तो उनको लगातार समझाना पड़ता है। पिताजी कहते हैं कि लिखिए, लेकिन हाँ, ये होता है कि घर से प्रेशर लगातार आपको बना होता है इन चीज़ों का। लेकिन ठीक है, आपको चुनना होता है और हमेशा समझाना होता है, और अगर वो नहीं भी समझते तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, फिर अपनी अपनी समझ से हम लोग काम करते रहते हैं। तो शोभा शमी एक पत्रकार के तौर पे अगर ना देखें, सिर्फ सोशल साइट्स पे जो लिखती हैं उसके तौर पे देखो, तो उनका क्या क्या एजेंडा है और क्या क्या सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर वो सही मतलब ज़्यादा लिखना चाहती हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियों के मुद्दों की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले भी मेरी बातचीत हुई, तो 2 बातें हैं, एक अवेयरनेस की बात है और एक एम्पावरमेंट की बात है। तो एम्पावरमेंट की बात तो ऑलरेडी बहुत जगह है, पर मुझे लगता है कि अवेयरनेस से जुड़ी हुई बातों में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है, और न सिर्फ लड़कियों के, इवन लड़कों के भी। और हाल ही मैंने एक चिट्ठी लिखी भी थी फेसबुक पे, जो रीसेंट, क्योंकि आप फेसबुक की बात करें, तो उसमें भी यही था कि हम लड़कियों की बहुत सारी बातों पे बात करते हैं, लेकिन लड़कों की बहुत सारी बातें छुप जाती हैं। तो ऐसी सारी बातें जो लड़कियों की हों, चाहे लड़कों की हों, चाहे बच्चों की हों, पेरेंटिंग की हों, चाहे वो अगर मैंने नेचर पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो नेचर पे भी, ट्रैवलिंग पे भी। बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम कभी देखते नहीं हैं, कभी सोचते नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगी उन सारी चीज़ों को अवेयर करने को लेकर लिखूँ। तो कोई लड़की सिगरेट पीते हुए अपनी तस्वीर लगाती है, जहाँ शराब बैन नहीं है, कोई हो सकता है किसी को शराब पसंद हो, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ कि शराब या सिगरेट कोई प्रोग्रेसिव होने का है, वो आपकी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब आप बात सामाजिक रूप से करती हैं तो एक दायरा बना दिया जाता है कि आप लड़की हैं तो आप इन सब शब्दों से बचेंगी, सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगी, अंतः वस्त्र के बारे में बात नहीं करेंगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी आप भी सावधानी बरतती हैं कि कुछ शब्दों का चयन इस तरह से हो कि सीधे सीधे बात ना की जाए? हाँ, देखो, शब्दों के चयन वाली बात तो है, क्योंकि जब आप लिखने लगते हैं, तो अगर आप किसी इंसान को कोई भी किसी भी विषय पर लिखने के लिए कहेंगे, तो वो उसको 3 तरीके से लिख सकता है। उसको वो सॉफ्ट टोन में भी लिख सकता है, वो उसको बोल्डली भी लिख सकता है, और वो उसको वल्गर भी बना सकता है। तो डेफिनेटली वो चॉइस आपके पास होती है। और जैसे पहले मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली और बहुत हार्ड लिखती थी, लेकिन विद टाइम मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा टोन डाउन भी किया है, और वो जानबूझ के किया है, क्योंकि मुझे लगा कि बोल्ड होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्यूजिव, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोलाइट टोन में भी और थोड़ा सा टोन डाउन होकर भी बात कर सकते हैं, और वो लोगों तक पहुंचती भी है। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कनेक्ट करती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों और लड़कों के मुद्दे पर, या ख़ास तौर पे इस तरह की इश्यूज़ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है कि अक्सर हम बहुत ब्लंटली और बहुत अब्यूज़िव हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर जो दूसरा पक्ष है वो हमेशा ऑफेंड हो जाता है, तो आपकी बात कहीं पहुँचती नहीं है।
तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही बात अलग अलग तरह से लिखने का उसका असर जो है वो अलग अलग होगा। एक आखिरी सवाल है, जो जितने सारे मुद्दे हैं जो अगर आप सोशल साइट्स पे हैं तो क्या शोभा वही सारी चीज़ें लिखेंगी जो अनछुआ पहलू है, या जो समाज में जो घर में जो अपने साथ झेलना पड़ता है उन सब पर भी लिखने में आप लोग अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं या कंफर्टेबल महसूस करती हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप दूसरों को मतलब दूसरों को देखते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ अनफेयर, तो आप उनके बारे में लिखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस की भी होती हैं कि जैसे सपोज़ कि मेरे घर में जो अपनी शादियाँ रहीं तो मैंने देखी कि वो बहुत ही बायस थी और जैसे कि होती आ रही हैं वैसी रहीं, और अगर मैंने उसमें कुछ इश्यूज़ देखे तो फिर मैंने पहले अपने पर्सनल लेवल पर उनको डील किया, उनके बारे में कहा और फिर उन्हें लिखा भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी जो मैंने एक्सपीरियंस की, बहुत सारी दूसरों के बारे में लिखी। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की उन सारी चीज़ों पर आप लिख ही लेते हैं, वो फिर आपका भी वो आप भी तो क्या कहते हैं, वो भी तो एक प्रोसेस है, आप भी तो ग्रो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन पर मैं पहले नहीं लिख पाती थी, अब उन पर थोड़ा सा और बात करके, देख कर, समझ कर उन पर भी लिखने की कोशिश है। जो गाली गलौज होता है उससे कैसे निपटती हैं आप लोग? या तो इग्नोर करती हैं, या मानसिक रूप से आप मजबूत हो रही हैं, या फिर लगता है कि चलो ये सब अगर आप कुछ ऐसा लिख रही हैं तो ये सब झेलना पड़ेगा? वो डिस्टर्ब करता है, ऐसा नहीं है कि वो डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन ये है कि फिर आप 2 मिनट रुक के सोचते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि वो मौके मौके की बात है कि कई बार आप सोचते हैं कि नहीं, किसी को जवाब देना ज़रूरी है। कि जैसे अगर कोई आपके जान पहचान है, डायरेक्टली कोई सर्कल में है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनको नहीं इग्नोर कर पाते। आपको लगता है कि यार जो आपके जान पहचान के लोग हैं और ये कोई पत्रकार है या कोई लेखक है, वो कैसे ऐसी बातें कह रहा है, और अगर आप इसको इग्नोर करते जाएंगे तो फिर वो तो चीज़ें चली आएंगी। आप जब तक जवाब नहीं देंगे एक बार, तब तक उनको कैसे समझ में आएगा कि ये सब नहीं झेला जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मौक़ों मौक़ों पर हम जवाब दे देते हैं, चाहे गुस्से में, चाहे समझा कर, कैसे भी। और बाकी ये है कि कुछ चीज़ें अगर वायरल हो जाती हैं और बहुत अननोन टाइप के लोग होते हैं, जिनकी प्रोफाइल ही फेक है, तो आप उनसे नहीं डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उनको इग्नोर कर देने में बेहतर ये है कि ऐसी 1000 प्रोफाइल्स हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, फेक हैं, जिनसे आपने कभी बात नहीं की, तो उनसे कैसे बात होगी? तो उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो नेशनल दस्तक शोभा समी से क्यों बात कर रहा है? अगर ये आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो शोभा समी के फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए, और जब इनका लिखा पर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि महिलाओं के हक की आवाज़ कितनी तेज़ी से खासकर सोशल साइट्स पर उठाई जा रही है। और उसमें शोभा समी भी बहुत परखड़ तरीके से लिखती हैं और बहुत रिस्क ले रही हैं और लगातार लिख रही हैं, और उन तमाम मुद्दे पे लिख रही हैं जिन पे लोग बात करने से बचते हैं, या जो है बस ऐसे ही चल रहा है उसको एक तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और यही वजह है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वो तमाम लोग जो सोशल साइट्स पे एक नई धारा, या जो बराबरी की धारा है, जो वैचारिक रूप से सहमति की धारा नहीं हो, लेकिन वो अधिकार की धारा है, महिला अधिकार की धारा है, महिलाओं की गैर बराबरी के लिए नहीं, बराबरी के लिए लिखा जा रहा है। जो महिलाओं को लेकर जो एक परसेप्शन था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो नेशनल दस्तक की भी कोशिश है कि ऐसे लोगों को नेशनल दस्तक पर दिखाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उन तमाम चीज़ों को पढ़ें जिस पर हम बात करने से हिचकते थे। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।